कुल मिलाकर के ये बस घोषित हो गई थी और उसके बाद में उन्होंने झंडी दिखाने के लिए किया है प्रोग्राम। तो सरकार का काम है अपना करे। सब इस बार मामला थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, 4-5 कैंडिडेट लगता है मैदान में आएंगे। कैसी तैयारी है आपकी? देखो मेरी तैयारी पूरी है। मैं आप आरएलपी के प्रदेश महामंत्री हो और पिछली बार आरएलपी ने आपको यहाँ से टिकट भी दिया था। ट्विटर पे अभी भी आपका मोदी जी के साथ फ़ोटो है, तो थोड़ी स्टेबिलिटी में कमी नज़र आती है। इस पर क्या कहना चाहोगे? डॉक्टर साहब, विकास तो खूब हुआ इस बार, काफ़ी हद तक विकास हुआ है कोलायत विधानसभा क्षेत्र में, तो आप क्या मुद्दे लेके जाओगे? चुनाव का बजट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और तरह तरह के ढोंग होते जा रहे हैं। हिंदी मीडियम की स्कूल आप कल्पना करो, उसको रातों रात कन्वर्ट कर दिया जाता है कि इंग्लिश मीडियम का स्कूल है। मैं जो नेतागण कर रहे हैं उनको चुनौती देता हूं कि आप हिंदी मीडियम से हैं, आप नेक्स्ट डे से इंग्लिश बोलना शुरू करें। क्या ऐसा संभव है? डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा विद विष्णु शो के इस खास एपिसोड। आपका भी बहुत बहुत आभार। आपको इस चैनल को मैं बधाइयाँ देता हूँ कि दिन दूनी और रात चौगुनी प्रोग्रेस करे। धन्यवाद साहब। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो डॉक्टर साहब, मैंने सुना है, लोग बताते हैं कि जो बज्जू, बीकानेर और रावाला की जो रोडवेज अभी स्टार्ट हुई है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है और मंत्री जी लास्ट में आके हरी झंडी दिखा के क्रेडिट ले गए। तो मैं जानना चाहूँगा एक्चुअल स्टोरी क्या है इसके पीछे, आपने क्या क्या संघर्ष किया इसके लिए? वास्तविकता तो ये है कि भाई सबसे पहले क्षेत्र के लोगों की समस्या को देखते हुए हम कुछ लोगों ने, मैं अकेला नहीं था, एक मीटिंग यहाँ आयोजित करी थी हमने सितंबर में 7 तारीख को लास्ट ईयर, और फिर एक ज्ञापन दिया था एसडीएम को। उस मीटिंग में ये था कि कुछ 12-13 बसों की मांग हमने करी थी 5-6 रूट्स पे, और उसके बाद लगातार उसका फॉलोअप किया। फिर बहुत से लोगों का और भी योगदान रहा। फिर ये मांग, बहुत से जो कैंप लगे थे प्रशासन गाँव के संग, उसमें बहुत लोगों ने ज्ञापन दिए, कई लोगों ने यहाँ कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिए। तो सबका मिला जुला प्रभाव था और कुल मिलाकर के ये बस घोषित हो गई थी। और उसके बाद में उन्होंने झंडी दिखाने के लिए किया है प्रोग्राम। तो सरकार का काम है अपना करे, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसमें योगदान किसका था अभी ये कोई प्रश्न अहम नहीं है। हाँ, हमने मांग करी थी और हमारी मांग आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि प्रश्न ये है कि जनता का मुद्दा सोल्व हुआ है और वो उसमें आपकी सक्रियता हमें दिखाई देती है। हाँ, मेरा तो एज ए लीडर काम ही यही है कि जो ऐसे जनहित के मुद्दे जिससे जनता को व्यापक पैमाने पे और सीधा कोई बेनिफिट होता हो, तो वो मेरे प्रेफरेंस में है। रोडवेज उनमें से एक मुद्दा था। अभी तो एक बस चली है, मांग ये कि कम से कम 10-12 बसें क्षेत्र में चलनी चाहिए। और इस बस ने पहले वीक में अब बीकानेर आगार का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया था। हाँ बिल्कुल, ये जो रोडवेज के लिए एक बड़ा, वो देखो अब बात कर रहे हैं और बस आ भी रही है। रोडवेज के लिए एक बड़ा मुद्दा है कि घाटे में चलती रोडवेज को ऐसी एक बस मिली है जो नंबर 1 है बीकानेर आगार में। तो इससे ही हमें लगता है कि भाई ग्रामीण रूटों पे फोकस किया जाए अगर, तो रोडवेज घाटे से उबर सकती है। अगर ऐसी सैकड़ों हज़ारों बसें राजस्थान भर में चले तो ये मॉडल सफल हो सकता है। मंत्री जी बस को हरी झंडी दिखा के यूनिवर्सिटी तक आए और फिर अपने रास्ते निकल गए। आप बस के साथ रावाला तक गए, वहाँ पे बस के आगे डीजे भी चला, कुछ काफ़ी संख्या में लोग भी पधारे, आपका स्वागत वगैरह भी किया गया। इस कहानी में कितनी सच्चाई है और आपको कैसा महसूस हुआ उस टाइम? देखो, इस कहानी में तो पूरी सच्चाई, ये कहानी नहीं है, ये तो सत्य है कि बस का बीठनोक में, तेजपुरा में, बज्जू में, गोडू में, रणजीतपुरा में, राववाला में सबसे शानदार स्वागत था जो राववाला में हुआ था। क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है जो विकास के हिसाब से, कनेक्टिविटी के हिसाब से, पहले तो आज से 2-4 साल पहले तक जियो का जब तक नहीं आया था तब तक तो वहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी। मैं निकलता था तो ये बज्जू के बाद में अगर एक दिन क्षेत्र में रहा हूँ तो कोई कनेक्टिविटी नहीं रहती थी। तो वो क्षेत्र बहुत ही अनकनेक्टेड था और उस वजह से वहाँ ज़्यादा खुशी का माहौल था और मुझे बहुत अच्छा लगा। युवाओं का, ख़ास तौर से जनता ने मुद्दे को समझा और सहयोग दिया और जनता कहती थी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप आगे भी करते रहे। तो एक लीडर के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप आगे इसी टाइप के मुद्दे जनता के लिए उठाते रहोगे। अब रोडवेज के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपने LLB किया, आपने MBBS किया और फिर इतनी कम उम्र में आपने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन किया। ये सब कैसे, मतलब इतना?
ये देखो कहीं ना कहीं इंसान के बचपन से ही, मैंने जब सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया था आईएएस के लिए, तो उसमें मेरा फ़िलोसॉफ़ी एक सब्जेक्ट था। तो उसमें ये था कि भाई बच्चा जब बहुत कम उम्र में ही एक माइंड उसका मेकअप हो जाता है कि वो क्या बनेगा, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, तो हो सकता है बचपन से ऐसा कुछ मेरा रुझान रहा होगा। तो मैं एमबीबीएस किया, उसके बाद मैंने आईएएस बनने के लिए मैं आईएएस के इंटरव्यू तक पहुंचा, उसके बाद मैंने लॉ किया, फिर मैं यहाँ कैंप वगैरह लगाता था। तो मेरा रुझान धीरे धीरे उस तरफ शिफ्ट होता गया कि कुछ बड़े पैमाने पे ऐसा काम किया जाए ताकि जनता को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। और राजनीति ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, ईमानदार और संघर्षशील युवाओं की ज़रूरत है हिंदुस्तान में, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ नई है। उसको सेटअप होने में वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले में आने हमें अभी सैकड़ों साल लगेंगे। तो मैंने कहा भाई कहाँ से शुरुआत की जाए, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैंने सबसे पहले मुझसे शुरुआत की कि मैं ये काम करूँगा, और उसके बाद जर्नी आगे चलती गई। आप आरएलपी के प्रदेश महामंत्री हो, और पिछली बार आरएलपी ने आपको यहाँ से टिकट भी दिया था। ट्विटर पे अभी भी आपका मोदी जी के साथ फ़ोटो है, तो थोड़ी स्टेबिलिटी में कमी नज़र आती है, इस पे क्या कहना चाहोगे? नहीं, स्टेबिलिटी में कमी नहीं है। मेरी स्टेबिलिटी इस बात में है कि मैं क्षेत्र के लिए, पॉलिटिक्स के लिए डेडिकेटेड हूँ, मैं पूरी तरह स्थिर हूँ। पार्टी ये एक नए कैंडिडेट के लिए बड़ी प्लेटफॉर्म पे टिकट मिलना और पूरी तरह सफल होना, ये एक लंबी जर्नी है। तो इसमें स्टॉपेज आते हैं। पहले भी मैं बीजेपी की टिकट मांगता था, नहीं मिल पाई, मेरे को चुनाव लड़ना ही था, क्योंकि मेरा ये था कि मैं फील्ड पे जब मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे जनता के सामने आना चाहिए, इसको स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए मैंने आरएलपी से टिकट मुझे मिला और मैंने पूरे दमखम से चुनाव लड़ा। और मोदी जी का तो मैं व्यक्तिगत रूप से फ़ैन हूँ। तो अभी भी हो? हाँ बिल्कुल, मैं अभी भी हूँ, और मोदी जी का फ़ैन तो मैं हमेशा रहूँगा। मैं ऐसा नहीं कि खाली मोदी जी का ही फ़ैन हूँ, जो भी बड़े लीडर्स हैं उसमें कुछ अच्छाइयाँ होती है, उनको लेते हुए भी मोदी जी ने जो करिश्मा किया है, और सीधा वो राजनीति में आए, उसके बाद में सीएम रहे, फिर पीएम रहे, तो देखो कुछ क्वालिटीज़ उनमें हैं। हम किसी भी पार्टी विशेष से हों, लेकिन एक युवा के लिए जो राजनीति में अपना भविष्य बनाना चाहता है, उनके लिए मोदी जी हैं, वाजपेयी जी हैं, नेहरू जी हैं, इंदिरा जी हैं, सब लीडर से अपने को कुछ न कुछ सीखना चाहिए। और वर्तमान में चूँकि मोदी जी हैं, तो मैं मोदी जी का प्रशंसक हूँ। उनकी जो काबिलियत है, उन चीज़ों को मैं अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए उनकी फ़ोटो है। अच्छा साहब, इस बार मामला थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, 4-5 कैंडिडेट लगता है मैदान में आएंगे, कैसी तैयारी है आपकी? देखो मेरी तैयारी पूरी है। मैंने ज़िंदगी में एक तो आसान और मुश्किल का कभी सोचा नहीं, और जो काम मुश्किल है मैं ये मानता हूँ कि वो करने लायक है। मुझे लगता है कि मैं काबिल हूँ, मैं जुझारू हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ। तो जो टफ़ से टफ़ काम है वो मेरे को संतुष्टि देता है। जब कोलायत विधानसभा क्षेत्र में मैंने काम करना स्टार्ट किया तो इससे टफ़ सीट राजस्थान में नहीं थी। लोग अभी भी मानते हैं कि ये टफेस्ट सीट है, कि एक तरफ देवी सिंह जी बाटी हैं, दूसरी तरफ भवन सिंह बाटी है, और इनको हरा पाना मुमकिन नहीं है। बहुत से लोगों का ऐसा था, लेकिन मैंने यहीं पे प्रयास शुरू किया कि जो नामुमकिन है उसको अगर हम मुमकिन नहीं कर सके तो फिर हमारा युवा होना, मेहनती होना बेकार है। इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई मुकाबला टफ़ है, ईजी है। अब कैंडिडेट 4 हो, 5 हो, 10 हो, पिछली बार भी 8-10 लोगों ने चुनाव लड़ा था, तो ये मेरा कभी सोच नहीं रहता। मैं वो करूँगा जो मैं कर सकता हूँ, और मैं कर रहा हूँ। मतलब आपने बिगुल बजा दिया चुनाव का, आज से कहा जाए तो? हाँ, आज से नहीं, मैं तो कंटिन्यूस जब फील्ड में आया था कि भाई कोई अपना मेडिकल का जो प्रोफेशन है, मैं वहाँ पैसा कमाने की मेरी रुचि होती तो मैं लाखों रुपए महीने के वहाँ कमा सकता था। फिर मैंने लंबा संघर्ष किया, और एक उम्र का पड़ाव भी होता है जब आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों में से, अपने जो सामाजिक दायित्वों में से एक को चुनना पड़ता है। उस वक्त में मैंने पॉलिटिक्स चुनी, तो मुझे इन चीज़ों का भय नहीं है कि कितने कैंडिडेट है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं बिगुल उसी दिन बजा दिया था मैंने जिस दिन मैं फील्ड में पहली बार आया था। तब से मैं तो कहता ही हूँ मैं चुनाव लड़ा हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। डॉक्टर साहब, विकास तो खूब हुआ इस बार, काफ़ी हद तक विकास हुआ है कोलायत विधानसभा क्षेत्र में, तो आप क्या मुद्दे लेके जाओगे चुनाव में? मेरे मुद्दे हैं जो बेसिक मुद्दे हैं जिनको कोई टच नहीं करता है। यहाँ पे कोलायत में विकास के नाम पे कोरी और थोथी हवाई घोषणाएं हुई हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कोलायत ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर राजस्थान में सबसे कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ होता है जहाँ एक डॉक्टर बैठता है।
कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC होना चाहिए। कोलायत ऐसी क्षेत्र है जहाँ पे CSC ज़्यादा है, PSC कम है। तो यहाँ पर तो ये है कि कोई हॉस्पिटल में जाते हैं कि इसको बड़ा हॉस्पिटल बना दिया। यहाँ बड़े हॉस्पिटल नाम लेने से नहीं होते, थोथी घोषणाएं हैं। एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर कोलायत में नहीं है, गायनिकोलॉजिस्ट एक नहीं है, ऑर्थोपेडिशियन कोई नहीं है, कोई सर्जरीज नहीं हो रही हैं। तो विकास कहाँ है? स्कूलों को क्रमोन्नत किया जा रहा है, एक भी टीचर की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। यहाँ पे किसी ने जा कर के बच्चों से बात नहीं करी, क्लास में कभी नहीं देखा कि इनको कोई लाइब्रेरी की आवश्यकता है, किताबों की आवश्यकता है, कंप्यूटर की आवश्यकता है। बस बजट, इतना करोड़ का बजट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और तरह तरह के ढोंग होते जा रहे हैं। हिंदी मीडियम की स्कूल आप कल्पना करो, उसको रातों रात कन्वर्ट कर दिया जाता है कि इंग्लिश मीडियम का स्कूल है। मैं जो नेतागण कर रहे हैं उनको चुनौती देता हूं कि आप हिंदी मीडियम से हैं, आप नेक्स्ट डे से इंग्लिश बोलना शुरू करें। क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव है। हर आदमी इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, तो आपको अलग से स्कूल खोलने चाहिए। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में पढ़ेंगे, जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में पढ़ेंगे। अब जो बच्चा 5वीं तक हिंदी में है, उसको आज मैं हिंदी मीडियम में 12th पास हूँ, मैंने उसके बाद में सब कुछ इंग्लिश में किया, फिर भी आज दिक्कत आती है। सोचते मारवाड़ी में, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर बोल पाते हैं। तो ये बच्चों के साथ ये तो अन्याय है ना, छोटी उम्र में कि 5th क्लास तक हिंदी में, 6th में आपने रातों रात स्कूल सुबह गया तो इंग्लिश में हो गया। ऐसा संभव नहीं, ये गलत पॉलिसीज़ हैं। और बहुत सी घोषणाएं ऐसी है, आप देखो विकास किया कि पूरे कोलायत को खोद दिया इन्होंने। कपिल सरोवर, जहाँ पे इतनी तपोभूमि है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं मुनियों में कपिल मुनि हूँ, उसको भी नहीं बख्शा। उसके जो पायतान क्षेत्र कैचमेंट एरिया, उसको खोद दिया गया इन 3 सालों में। और अब कहते हैं कि पानी की कमी हो गई है तो नहर से पानी देंगे। भाई नहर से पानी तालाब को देने का, तालाब क्या होता है आप समझे कि ज्योग्राफिकली जो सबसे नीचा पार्ट होता है वहाँ पे तालाब बनता है। और कपिल मुनि के टाइम से यहाँ सैकड़ों हजारों साल पहले का तालाब है। तो तालाब में पानी देने का ये हिंदुस्तान में पहला मामला है कि नहर से तालाब को पानी देंगे। तालाब तो जगह उसको कहते हैं जो नीची होती है, लेकिन कैचमेंट को इन्होंने खोद दिया। भाई इन्होंने कपिल मुनि को नहीं छोड़ा। जिस कपिल मुनि की ज़मीन पे अश्वमेघ, जो सागर के 60,000 पुत्र थे, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा बांधने से जब कपिल मुनि की तपस्या भंग हुई तो उन्होंने जला के भस्म कर दिया। जिनके उद्धार के लिए भागीरथ जी गंगा लेकर के आए। उतनी बड़ी तपोभूमि, इनको कोई लिहाज नहीं है, उसको भी उन्होंने खोद दिया। रॉयल्टी के नाम पे 1,000-1,200 रुपये रॉयल्टी, 6 से 7 हज़ार रुपये लूटे जा रहे हैं मिल करके, और अंधाधुंध लूट रहे हैं। और हर चीज़ में कमीशनबाजी है। हर पूरा कोलायत खुद गया है। सरकारी ज़मीन हो, प्राइवेट ज़मीन हो, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर आपकी ज़मीन में चुना है तो हो सकता है रातों रात पीछे से किसी ने निकाल लिया हो। ये विकास है, जनता सब समझती है। 7-8 साल पहले जब कोलायत में आए थे तो जनता के बीच में आपकी स्वीकार्यता इतनी नहीं थी, बट अब आप इधर उधर जनता के बीच में एक्टिव हो और आपकी स्वीकार्यता भी बढ़ी है। ये सब कैसे किया और आगे भी इसके लिए क्या प्लान है? कुछ नहीं, मैं तो, मेरे दिल में ईमानदारी है, वो जज्बा है। और मैं पहले दिन से, जब भी कोई काम शुरू करते हैं आप, तो स्वीकार्यता नहीं होती है, क्योंकि छलने वाले बहुत आए हैं इस क्षेत्र में, सब छल के चले गए। तो लोगों को शुरू में विश्वास कम होता था, लेकिन आप कहते हैं कि सोने को जंग नहीं लगता, तो और सांच को आँच नहीं है। तो मैं तो सेवा करता हूँ, करता रहूँगा। धीरे धीरे उसी सेवा का परिणाम है कि लोगों ने अब समझना स्टार्ट किया है। अच्छा, और अभी आते हैं पॉलिटिक्स से बाहर और थोड़ी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। आपकी फेवरेट कार? टाटा हेक्सा है अभी तो। अच्छा, और फेवरेट बुक? बुक्स तो बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसी फेवरेट वाली अलग से नहीं है। अच्छा, इतनी किताबें पढ़ी है कि अभी सब में से कुछ न कुछ चीज़ें अच्छी है। अच्छा, और बेस्ट मोमेंट आपका कॉलेज लाइफ का? कॉलेज लाइफ के बहुत से मोमेंट हैं जो सबसे ज़्यादा आपको अभी याद हो या फिर मेमोरेबल हो। हाँ, कॉलेज लाइफ में मैं वहाँ पे एक इलेक्शन जीता था CR का, तो बहुत से लोग खिलाफ थे, लेकिन फिर भी जब उसका रिज़ल्ट आया तो मैं उसमें जीता, तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि भाई ये जीता कैसे। तो मुझे वहाँ पे बहुत खुशी हुई थी कि लोगों ने मेरी जो कैंपेनिंग थी उस पे विश्वास करते हुए मुझे लगभग एक तरफे वोट मिले थे। अच्छा। तो वो बहुत खुशी का मोमेंट था। उसके बाद तो कॉलेज लाइफ का तो हर मोमेंट ही होता है, मेमोरेबल होता है। मेमोरेबल है। और मेरी तो जो संघर्ष की यात्रा है वो अभी तक चल ही रही है। तो ये मोमेंट वगैरह आदमी तब सोचता है जब उसका संघर्ष पूरा हो जाता है, वो फाइनली सेटल होता है, और उसके बाद रिट्रोस्पेक्टिव में वो सोचता है। तो मेरी अभी वो नहीं है, काम करने की मेरी उम्र है, तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या मेरे ऐसे रहे। और अगर आपको किसी विदेश में ट्रैवल करने का मौका मिले तो कौन सी कंट्री जाना पसंद करोगे और क्यों?
इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। विदेश वगैरह में मुझे पसंद नहीं है। मान लो आप विधानसभा में इलेक्ट होते हो, कोलाघाट की जनता आपको जिता के भेजती है, फिर सरकार आपको भेजेगी तो कोई एतराज़ नहीं होगा शायद आपको? हाँ, वो तो फिर काम पे जाएंगे ना। अच्छा, जनता के हित में कहाँ से ट्रेवल ट्रिप पे नहीं जाओगे, काम के लिए? काम के लिए जाएंगे। जैसे इजराइल से बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे पास है कि वहाँ पे डेजर्ट का इलाका है, फिर भी एग्रीकल्चर में बहुत सी पॉसिबिलिटी है, जो जहाँ भी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी तो मैं सब जगह जाना। और डिफेंस सेक्टर भी है इजराइल का काफ़ी बेस्ट। हाँ, डिफेंस है, लेकिन वो स्टेट का, जैसे अब स्टेट लेवल का नहीं है, स्टेट के लिए डिफेंस। हाँ, सेंटर का मुद्दा है। लेकिन जहाँ भी अच्छी चीज़ मिलेगी वहाँ ज़रूर जाएंगे। पर मेरा नेटिव प्लेस पे ज़्यादा रुचि है, मेरा इवन आउट ऑफ स्टेट भी। और मुझे ये रेगिस्तान यही अच्छा लगता है। मैं ये भी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं कोटा जाऊँ, बूंदी जाऊँ। अपना जो मातृभूमि है वो सबसे प्यारी है और यही मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहना चाहता हूँ। और लास्ट में आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है इसके लिए? फैमिली तो करती है पूरा सपोर्ट। हाँ, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है तो उसके पीछे मेरी फैमिली है। सबसे ज़्यादा किसका हाथ है आपके? सबसे ज़्यादा वाइफ का। अच्छा, वाइफ का। कोई स्पेशल मैसेज वाइफ के लिए इस इंटरव्यू के माध्यम से? वाइफ के लिए तो ये मैसेज है कि भाई आपने 2009 में मेरी शादी हुई थी, तो मैसेज तो गलत चला गया। वो कहेगी शादी का आपको याद नहीं है, तो 13 साल से उसने एक तरफा सपोर्ट किया है। ये पेशेंस है कि मैं लगभग पिछले 5 सालों से मेरी उनसे मुलाकात भी बहुत कम हुई है। टोटल अगर माने तो लॉकडाउन के अलावा 2 से ढाई महीने तक 5 साल में साथ रह पाए हैं। तो ये इस एज में बड़ा पेशेंस उन्होंने दिखाया है कि मैं सफल हूँ, मैं मेरे लक्ष्य के लिए समर्पित रहूँ। तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और आगे भी आप जारी रखें और ईश्वर आपकी मनोकामना जल्द पूरी करे। और लास्ट में फेवरेट पॉलिटिशियन? फेवरेट पॉलिटिशियन मेरा अलग से किसी भी मामले में एक आदमी नहीं है। मेरे को मोदी जी पसंद है, मेरे को अरविंद केजरीवाल भी पसंद है। और जो वर्तमान में हैं अशोक गहलोत का भी मैं काफ़ी हद तक फ़ैन हूँ। कुछ चीज़ें उनकी बहुत अच्छी हैं। और मेरा, आपने कई सवाल मुझसे पूछे, लेकिन किसी भी एक चीज़ को लेकर के मेरा है नहीं लाइफ में। अच्छी अच्छी चीज़ें अभी अपनी सीखने की उम्र है। और वाजपेयी जी का मुझे बहुत पसंद है, नेहरू जी, इवन इंदिरा जी, और जितने अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, लाल बहादुर शास्त्री, उनका वो इंदिरा जी से मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड था। और उसके बाद अब है तो मोदी जी और केजरीवाल। सबका अलग अलग फील्ड में अलग अलग पैटर्न है काम करने का। हमको सब चीज़ों सीखना चाहिए। और युवाओं के लिए विशेष रूप से संदेश देना चाहता हूँ कि ये बहुत सा ऐसा ट्रेंड होता है कि मैं उसका फ़ैन हूँ। फ़ैन आदमी बहुत जल्दी से नहीं बनना चाहिए किसी का। चीज़ें सबको मिला करके और काम चलता है। एक शेर है कि भाई हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। और चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, मतलब बागीचे में रंग और खुशबू दोनों से बात बनती है। तो हमें तो अभी सीखने की उम्र है, बहुत सी चीज़ों को मिला करके चलना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का फ़ैन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं आप जीवन में सफलता हासिल करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, और आपके लिए भी मेरी यही मनोकामना है कि आप भी जीवन में जो भी लक्ष्य लेके चलें उसमें सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद साहब। थैंक यू।